हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल साइंस पाठशाला। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। देखिए, आपके 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है साथियों केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को जो यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केवल वन शॉट के अंदर और बड़े ही मजाकिया यानी कि इंटरेस्टिंग वे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन सी टॉपिक जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या आपको जानना है और उसको पढ़ने के बाद में आप एग्जाम में लिख करके आ पाए बेहतरीन तरीके से। तो ये लेक्चर आपके लिए है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, उन सभी के लिए अगर आप लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखें और देखने के बाद में आपको जो है अवश्य कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी है। बच्चे इसको हार्ड मानते हैं लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आप कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा कंप्लीट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको सबसे पहले ये जो चैप्टर है स्टार्ट कहां से करना है। पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि ये चैप्टर जो है एक्चुअल में कहता क्या है। सुनो, 3-4 लाइन ही ओनली बोलूंगा, टाइम आपका ना करते हुए वेस्ट, बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि ये आपका चल रहा है रिवीजन। और एनसीईआरटी खोलकर आप बैठिए, हमेशा एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको जो है कॉपी भी रखनी जरूरी है, पेन और नोटबुक में आप जो है अपना काम लगातार करते रहे, शॉर्ट नोट्स आप लोग लिखते रहे ताकि आप उसे रिवाइज कर पाओ लेक्चर के बाद में। ठीक है, देखो केमिकल काइनेटिक्स जो आपका वो स्टार्ट आपका होता है यहाँ से कि केमिकल जो काइनेटिक्स होता है ये हमको ये एक्सप्लेन करने में करता है हमारी हेल्प कि भाई साहब कोई केमिकल रिएक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो एक तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें पता चलता है एंड मैकेनिज्म। ठीक है ना, मैकेनिज्म। तो हमसे कोई पूछे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है तो हम लोग बोल देंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है भाई साहब कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ हाँ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो हम लोग सभी को ना देखो ये लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी ही चाहिए कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सुनो, तो इसमें एक वर्ड है काइनेटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड के अंदर काइनेसिस, जिसका मतलब होता है क्या बताऊं, मूवमेंट। यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है वो सभी हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है ना, देखो इसमें बेहतरीन सा एग्जांपल इसमें दे रखा है। देखो इसमें अच्छा सा आपको एग्जांपल ये दिया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें केमिकल काइनेटिक्स ये एक्सप्लेन करके समझाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो किस स्पीड से होगा, कितनी देर में खत्म होगा और कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स ही बताता है। ठीक है ना, इसके बाद में आपको यहाँ पर सपना पढ़ सकते हो, देख लो एनसीईआरटी के अंदर। इसके बाद में आपको जाना है किस पर बताओ, हाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। एक्चुअल में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आइए बढ़ते हैं हम इसमें बहुत जल्दी से आगे। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बात होगी तो यहां पर एक सिंपल सी बात होती है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो हम लोग ना यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना फास्ट में जो है आप लोग लिखना और आपको हो जाएगा पूरा रिवीजन। देखो अगर कोई रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, तो ये शुरू में इसका टाइम t1 पे जो होगा कुछ ना कुछ होगा कंसंट्रेशन। ठीक है ना, टाइम t1 क्या होगा, मेरा मतलब 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा R0 होगी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको क्या हो जाएगा 0। भाई शुरू में जब अभी स्टार्ट हुआ है रिएक्शन तो स्टार्ट होने में क्या होगा, अभी तो एकदम से बन नहीं गया होगा, है ना, कौन पी भाई साहब, तो आर होगा यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कुछ समय जब बीत जाएगा तो इसका अपना भी एक बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है ना, चलो हम लोग ना शुरू में मान लेते हैं इसका P0 ना बना करके P0। ठीक है ना, देखो और कुछ समय बीता टाइम t2 पर, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा तो ये कम होगा तो यहाँ पर कुछ बचेगा। ठीक है ना, और ये हमारा P हो गया। तो ये R2 हमारा क्या, देखो R2 हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, P हमारा है
फाइनल जो बनता है प्रोडक्ट वो, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है एट टाइम टी। सुनो, तो रेट का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। रेट को जो होता है वो होता है चेंज इन, क्या बताओ, हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। और अपॉन में आता है टाइम टेकन, कितना समय लिया उसने, है ना, टाइम टेकन। तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम, ये हमारा भाई साहब जो है वो कहलाता है क्या, हाँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा ये कहलाता है। देखो अब यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि रेट अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूंगा तो मतलब क्या लिखूंगा, देखो यहां पर मैं लिख दूंगा आर कंसंट्रेशन चेंज, आर माइनस आर नॉट, ठीक है ना। अब ये क्या चीज हो गया बताओ, ये हमारा हो गया फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम यहां पर जो होगा वो क्या होगा, T2 माइनस T1। देखो आप जब किसी चीज का चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो यहां पर भी सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका जो आर नॉट होगा और आर जो आपका होगा वो होगा फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में बताओ, अब ये चेंज जब है तो हम चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं, तो हम इसे डेल्टा आर लिखेंगे अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रेट अगर आपको लिखना है फॉर द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए भी आप सेम लिख पाएंगे। यहां आप लोग क्या लिखेंगे बताओ, पी हमारा क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन टाइम T2 पर, और पी नॉट हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्या बताओ, हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम T1 पे। और यहां पर भी सेम जो आपका आएगा वो टाइम T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो रेट अगर हम लोग लिखें तो देखो यहां पर कंसंट्रेशन में चेंज है किसका, प्रोडक्ट का, तो यहां पर आप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। और इन्हीं को मिला करके देखो ध्यान से एक बार क्या करते हैं कि जो रेट हमारा हो जाता है वो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दोनों को हम लोग इक्वल इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने वाली बात ये होगी कि साथियों आप देखेंगे समय के साथ क्या होगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा ना वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा होगा, और जो प्रोडक्ट भाई साहब होंगे उसका कंसंट्रेशन जो होगा कंटिन्यू समय के साथ इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब आप देखो ध्यान से, जो हमारा आर नॉट है वो ज्यादा है आर से, आर मतलब क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम T1। अब देखो ध्यान से, जब आप क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब आप आर में से माइनस करते हो आर नॉट, तो आप कम में से ज्यादा वाले को माइनस करते हो, तो ये आपका जो है माइनस डेल्टा आर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। माइनस का क्या होगा कि ये जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आती है ना वो नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव में, और रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा नेगेटिव में रहता है और ये हमारा पॉजिटिव में। अब नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है क्या, कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन नेगेटिव होगा रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो कंटिन्यू डिक्रीज करता है समय के साथ में, तो नेगेटिव नहीं आ सकता। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो लगा देते हैं किसमें, रिएक्टेंट के रेट में। लेकिन जो प्रोडक्ट भाई साहब है उसके जो रेट होंगे वो हमेशा प्लस में ही रहता है, तो यहाँ पर प्लस। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग यहाँ पर ये होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये शो करता है आपका नेगेटिव साइन। और पॉजिटिव साइन जो है वो करता है शो कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो हमें एनसीईआरटी का जो है ये लाइन हमेशा याद ही रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या कह देता है कि भाई साहब द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होता है रिएक्टेंट के अंदर या फिर प्रोडक्ट के अंदर। और यहां आपको ध्यान ये रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट इंक्रीज होगा इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कुछ आपको ध्यान
रखना ही नहीं है, ये सब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। देखो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो है ना, यहाँ पर जो आपका ना ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो बार बार, ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ब्रैकेट जो है कंसंट्रेशन को करता है डिनोट, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखो तो हम लोग इसमें एक लाइन यहाँ पर ना ये ऐड कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है क्या, हाँ, नेगेटिव साइन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन indicate that concentration of reactant decreasing, concentration of reactant decreasing कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन का मतलब यहां पर ये होता है, पॉजिटिव साइन मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, ठीक है ना, हाँ, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं, तो इसको हम लोग नेगेटिव साइन को हम लोग ना देखो सिंपली ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना। और यहां पर जो होगा पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव साइन, इसका मतलब ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, ठीक है ना, क्या है इसका, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है पेरेंट्स की, है ना, आप लोग आप लिख लेना, वो बड़ी इशू नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो रेट ऑफ नेगेटिव साइन का होता है मीनिंग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। इसका मतलब सुनो, इसके बाद में आता है क्या, हाँ, इसके बाद में आता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो यूनिट आप लोग क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या होगा, यूनिट आप सब जानते हैं, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना भाई, क्या होता है बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। तो अब देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बताओ, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होती है ना, अरे मोलारिटी की भाई साहब, है ना, जो मोलारिटी भाई साहब है कंसंट्रेशन उसकी होती है यूनिट, अपॉन क्या होगा बताओ, टाइम हो गया, तो टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है ना, टाइम का होता है सेकंड, अपन लोग ऐसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब सुनो, आप लोग क्या करते हो कि इसकी जो लिखते हो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट वो क्या होती है, वो होती है मोल पर लीटर और पर सेकंड, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसको बताओ, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो आपको जाएगी मोलर, आप इसको ना मोलर भी देखो, आप इस चीज को मोलर भी कहते हो, ठीक है ना, क्या बोलते हो बताओ, मोलर, जिसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मोलर पर सेकंड अगर ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज आपको पता होना चाहिए साथियों। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, देखो आपको ध्यान रखना हमेशा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। देखो एक तो आपका होता है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, सारा इंपोर्टेंट टॉपिक ना यहाँ पर मैं लेकर ही चलने वाला हूं, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है बताओ, तो एवरेज, और एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस, अभी सब कुछ करूंगा एक्सप्लेन, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ये सभी चीजों को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा जाकर डीप में, ठीक है ना। आपको नीट प्लस जेई प्लस सीईटी एग्जाम या फिर एनसीईटी का एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना, बस बने रहो वीडियो में। देखो मान लो कोई रिएक्टेंट से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, एक यहाँ पर क्या है रिएक्शन है, इसका इनिशियल जो कंसंट्रेशन वो आर नॉट हो गया, टाइम एट टाइम t1 पर, और r आपका मान लो क्या हो गया एट टाइम t2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे को ना आपको रिएक्टेंट भी होगा तो प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है, p होगा आपका नॉट इनिशियल, है ना, इनिशियल हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है, और p आपका हो जाएगा तो क्या,
हाँ P आपको हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब यहां से क्या होगा कि आप लोग रेट निकालते हो ना, रेट आर ये मेरे पास में होगा, इसके ना हम इसको स्मॉल आर से लिख सकते हैं ना, आर ए वी जी मतलब यहाँ पर ये एवरेज, आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज। कैसे निकालते हैं बताओ? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर या फिर पी। आर मतलब यहां पर क्या है रिएक्टेंट और पी यहां पर है प्रोडक्ट। और अपॉन मतलब क्या आएगा, अपॉन में आएगा टाइम इंटरवल, है ना। टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ, टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल, टाइम टेकन है, हाँ टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। मान लो कि 3 मिनट पहले मतलब 3 मिनट में जो है इतना से इतना हो गया है ना, आर नॉट से आर होने में 3 मिनट लगा, तो ये क्या है टाइम इंटरवल है। ठीक है ना, तो किसी भी एक कंप्लीट एक टाइम इंटरवल में जब कोई रिएक्शन होता है तो हम उसे कहते हैं क्या, बताओ? हाँ क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा, एवरेज वाला। तो एवरेज में हम लोग देखो क्या लिखते हैं, एवरेज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर ए वी जी का मतलब यहाँ पर ये हो गया एवरेज रिएक्शन। ठीक है ना, ए वी जी है ना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ये आपका हो जाएगा क्या, डेल्टा आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी एवरेज, जिसका मतलब ये भी होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक टाइम ऑफ इंटरवल में कंसंट्रेशन जो चेंज होता है उसमें जो आप लोग एवरेज निकालते हो, जो निकालते हो रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब यहां पर ये होता है कि एट अ इंस्टेंट टाइम ऑफ, है ना, इंटरवल। तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम इंटरवल। ठीक है ना, इंस्टेंट टाइम है ना, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, किसी भी एक क्षण में कितना हुआ है वो हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है ना, देखो आपको यहां पर इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है ये आपको सब मतलब पता चल जाएगा। क्या बोलता है कि एक्सप्रेस द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रेट जो होगा एवरेज वाला होगा लेकिन एट द स्मॉलेस्ट टाइम पर होगा इंटरवल पे, यानी कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, हेंस मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, बहुत ही कम समय के लिए हम लोग ना उसे डिनोट करते हैं। देखो कैसे, तो यहां पर क्या होगा कि अगर मान लो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, तो अगर इसका एवरेज आप लोग जब रेट लिख रहे थे ना, रेट आप जब इसका एवरेज रेट लिख रहे थे यानी कि आर ए वी जी, ठीक है, एवीजी लिखा है ना, आर ए वी जी, आर ए वी जी, तो आप लोग क्या लिखा आपने, आप लिखा मैंने डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो जब हम लोग डेल्टा टी को, किसको बताओ, हाँ, जब हम डेल्टा टी को अप्रोच टू जीरो कर देंगे, है ना, मैथमेटिकली हमसे कहते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम है, उसके बीच में चेंज बिल्कुल भी नहीं है, तो जो आपका एवरेज होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, जो INST डॉट लिखा, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। वो क्या होगा बताओ, वो आपका होगा dr अपॉन dt। ये आपसे बच्चे जानते हैं, ठीक है, कि डिफरेंशियल फॉर्म में ये आ जाता है। आर यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है ना, आप चाहो तो प्रोडक्ट का भी साथ में ले सकते हो ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो dp अपॉन dt, और यहां पर भी आपको जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्लस में रहेगा। ठीक है, और रिएक्टेंट जो होगा वो माइनस में रहेगा। रिएक्टेंट नेगेटिव में, या नेगेटिव साइन यहां भी वही शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, हाँ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते देखो आगे। अब सुनो, अगर मान लो कोई रिएक्शन है मेरे पास, है ना, मान लो कोई यहाँ पे रिएक्शन है Hg है, ठीक है ना, Hg है, और यहाँ पर क्या है Cl2 है। जब ये रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तो क्या बनाएगा, Hg बनाएगा प्लस Cl2 बनाएगा। अगर इस रिएक्शन के लिए आपसे बोलता है क्या कि भाई इसका रेट लिखो, तो आपको तो इसका रेट क्या लिखोगे, आप इसका दो रेट लिख सकते हो। आप लिख सकते हो तो एवरेज रेट, ठीक है, तो एवरेज में आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन डेल्टा, ठीक है ना, HgCl2,
अपॉन डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा ये कौन बताओ, ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका वो ऐसे ही लिखा जाने वाला है। अगर आप क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस, RINST, इंस्टेंटेनियस रेट, तो बताओ, अच्छा यार नेगेटिव जरूर आपको लगाना है। अच्छा इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहां पर आप, अच्छा ये आपका रिएक्टेंट के लिए हो गया, नेगेटिव साइन शो कर रहा है क्या, कि कंसंट्रेशन चेंज इन रिएक्टेंट, डिसअपेयरिंग हो, रेट ऑफ डिसअपेयर हो रहा है। अब यहां पर तो क्या, यहां पर आपका डेल्टा Hg और अपॉन डेल्टा टी। अच्छा बताओ, यहां पर डेल्टा लिया, प्लस लेंगे क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस होता है तो प्लस में रहेगा। ऐसे आपको यहाँ पर डेल्टा क्या होगा, Cl2 रहेगा इधर, ठीक है ना, और यहाँ होगा इधर डेल्टा टी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि भाई साहब डेल्टा DHgCl2, ये मैं लिख रहा हूं इसी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आएगा आपका dt इज इक्वल टू डी, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, Hg अपॉन dt हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, dCl2 अपॉन dt। देखो ये आपको हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन के लिए आप लोग कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, कॉपी करो फटाफट से। देखो तो ऊपर का जो रिएक्शन है इसमें कहीं पर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। ये क्या होता है भैया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो केमिस्ट्री में। तो कमजोर बच्चों की केमिस्ट्री अगर है तो ये वीडियो को पूरा ही देखें, ठीक है ना। ये उसी के लिए है बिल्कुल डिक्टो, कि कमजोर बच्चा जो है उसकी केमिस्ट्री मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ भी बिल्कुल अगर नहीं आ रहा है उसको, तो यहाँ से पढ़ के उसको आ सकता है। अब देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि मान लो अगर कोई रिएक्शन हमारे पास में है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाता है, मान लो कि A और यह A है प्लस B और यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और ये इससे बना C प्रोडक्ट का C, ठीक है ना, प्लस D आपका बना एक प्रोडक्ट, यानी कि ये एक रिएक्शन है, इसमें ABCD क्या है, A, B, देखो A, B, C and D are stoichiometry कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिस केमिकल रिएक्शन में है उसका रेट हम कैसे लिखेंगे, वो यहां पर मैं आपको देखो समझा देता हूं। अगर मान लो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एवरेज, तो आपको क्या करना होता है कि जो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है, एवरेज है ना, तो यहां पर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। हम डिवाइड इसलिए करते हैं कि अगर हम डिवाइड नहीं देंगे तो हर एक एबीसी का जो रेट है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके हम क्या करते हैं, इन सभी स्पीशीज का जो रेट है ना वो इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना किसी एक रिएक्शन के अंदर मान लो ए का रेट कुछ और होगा, बी का रेट कुछ और होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर हम डिवाइड नहीं देंगे तो ये इक्वल नहीं होगा आपस में। तो इनके रेट इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इक्वल टू बी का होगा, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर कौन आएगा, बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव। यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि ये भी कौन है, रिएक्टेंट है, ये भी कौन है बताओ, रिएक्टेंट है। तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होता है रिएक्टेंट के लिए, और आगे से हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, डी और सॉरी सी डेल्टा सी अपॉन, यहाँ सी नहीं आएगा है ना, हम तो डिवाइड देंगे यहाँ पर, और ये टी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी से देंगे डिवाइड, और यहाँ जाएगा डी टी। तो ये हमारा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिस रिएक्शन में होता है हम उसके लिए एवरेज जो रेट होता है वो ऐसे लिखते हैं, मतलब सेम यही लिखते हैं। एक्चुअली उसमें करते क्या है कि बस हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर मुझसे बोलेगा कि आप इंस्टेंटेनियस लिखो, इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से देखो, तो यहां पर इसी को मैं डी ए अपॉन डी टी कर दूंगा, ए से डिवाइड दूंगा, नेगेटिव रहेगा, केवल यहां पर क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना, डी बी, और यहां पर बी, और यार ये डी टी इक्वल टू डी सी अपॉन सी डी टी, ठीक है। सेम ये आपको क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मैं अभी क्वेश्चन भी लूंगा इस पर बेस्ड, आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, डी और ये
है ना। तो ये इधर डी आ गया इसमें, और यहाँ पर डी और ये डी टी, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन करते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेकर के ना दिखा देता हूं। अब देखो ध्यान से, एग्जांपल की के तौर पे मान लो कि मेरे पास क्या है, NH3 है, ठीक है, गैस होता है, अमोनिया है, ठीक है, और यहाँ पर N2 फॉर्म हो गया, प्लस यहाँ पर H2 फॉर्म हो गया, ये भी गैस है और ये भी गैस है। हम इसे बैलेंस कर सकते हैं ना, वहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देते हो, फिर आप यहाँ पर 3 लगा दो, ठीक है। देखो इसमें क्या, इस रिएक्शन के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट कहेगा कि भाई साहब रेट लिखो, तो हम लोग रेट कैसे लिखें, देखो तो इसका जो रेट होगा एवरेज, मैं दोनों लिख रहा हूं, ठीक है ना, आर एवरेज लिख, पहले मैं लिख दे रहा हूं आर एवरेज में कैसे लिखूंगा, बताओ, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ अमोनिया अपॉन 2 लेंगे और इधर डेल्टा टी। देखो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमने यहाँ फ्रैक्शन में लिया है, अपॉन में लिया है, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा यहां नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का रेट है, फिर हम यहाँ पर डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, अपॉन में डेल्टा टी यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ कोई कोएफिशिएंट है नहीं तो हम लोग लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू फिर वही डेल्टा H2, और यहाँ मेरे पास में क्या आ रहा है बताओ, डेल्टा टी और यहाँ 3, ठीक है। तो ये आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ये लिख पाओगे एवरेज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप इस रिएक्शन के लिए खुद से अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको पता हो कि कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कॉपी करो, जल्दी से फटाफट पढ़ते हैं आगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखते हैं उसमें हम लोग अब लोग ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ देखो, ग्राफ हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि रेट और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा होता है। सुनो, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दोनों ग्राफ देखो, पहले देखो तो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा एवरेज, है ना, आर एवरेज के लिए, आपको ग्राफ देखना है, और आपको देखना है आर इंस्टेंटेनियस के लिए ग्राफ, ठीक है। देखो तो ग्राफ हम लोग क्या देखते हैं, अगर ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है तो हम लोग पहचान पाएंगे। देखो सपोज करो यहाँ पर हमने इधर टाइम लिया हुआ है ना, ये हमने टाइम लिया हुआ है, और इधर मैंने क्या लिया हुआ बताओ, इधर मैं लेता हूँ कंसंट्रेशन, ठीक है। वाई एक्सिस पे लेकर ले रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं टाइम। अब टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। एवरेज के लिए जो होता है, अच्छा एवरेज में भी रिएक्टेंट के लिए देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, यहां पर था, ये आपका एस है, ऐसा ग्राफ क्यों बना बताओ, ऐसे ग्राफ बना इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन जो होगा वो कंटिन्यू डिक्रीज होगा, किसका, रिएक्टेंट के लिए, है ना। तो रेट जो हमारा होगा वो होगा क्या, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए आप लोग जो ग्राफ है वो ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर आपको ग्राफ प्रोडक्ट के लिए बनाना है तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ देखो ऐसा बनेगा, है ना, आपको ध्यान रखना है। फिर से यहाँ पर टाइम लोगे, और यहाँ क्या लोगे बताओ, यहाँ पर आप लोगे कंसंट्रेशन, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, टाइम हो गया। तो प्रोडक्ट के लिए, है ना, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो शुरू में बिल्कुल जीरो होता है, कुछ बना ही नहीं तो जीरो ही होगा, है ना। फिर क्या होगा, उसका कंटिन्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन के लिए ग्राफ होता है। उसके बाद में क्या हो गया देखो, उसके बाद में आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे हम लोग करेंगे फाइंड आउट, देखो इसमें क्या होता है, इसमें स्लोप होता है, स्लोप है ना, इसमें आपको स्लोप होता है, तो ये हम लोग इधर टाइम ले लेंगे, है ना, और इधर हम लोग इधर कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो इसका स्लोप क्या होगा देखो ध्यान से, तो इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप वो हमको क्या देगा, इसका रेट देगा, ठीक है। स्लोप देखो हम लोग स्लोप की हेल्प से जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो स्लोप जो आपका होगा इसके अंदर, है ना, वो आपको पता होना चाहिए, स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्लोप आप निकाल लो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है ना, फॉर रिएक्टेंट है। अगर प्रोडक्ट के लिए आपको ग्राफ बनाना है इसका, तो प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी होता है, हार्ड तो कुछ है ही नहीं, है ना, जीरो पे होता है और ये बढ़ता जाता है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग स्लोप से ही ग्राफ जो इसका वो
पता करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो स्लोप निकाल दो इसका, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इधर टाइम लेंगे हम लोग, इधर हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या होता है, ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप लोग कर पाओगे कैलकुलेट। क्या चीज बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आ जाता है एक बेहतरीन टॉपिक, रेट लॉ, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना इस टॉपिक पर बेस। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखो, अगर आपको ये टॉपिक समझ में अब तक आया है तो ये क्वेश्चन आपको एक बार से खुद से पढ़ के ना पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर आप ये देखें आगे वीडियो। देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए करिए। आइए अब आप इसको देखिए कैसे करना है। देखो, आपसे कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये रहा आपका रिएक्शन, ठीक है। देखो ये क्या, मैं बताऊं, ये रिएक्शन। तो रिएक्शन जो दिया है, मैं इसके लिए पहले रेट लिख लेता हूं, ठीक है। तो रेट मैं इसके लिए क्या लिखूं, एवरेज, चलो ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो, कंसंट्रेशन माइनस डी N2O5, है ना, N2O5 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा, dt, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ 2 लगा देंगे ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ अच्छा ये रिएक्टेंट था तो यहाँ क्या लग गया, नेगेटिव लग गया। अब आएगा इस पे प्रोडक्ट आ जाएगा, तो NO2, ठीक है, डेल्टा लगा दिया अपॉन में डेल्टा टी, यहाँ कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ 4 लगा देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है बताओ, यहाँ पर है कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपने क्या लिखा, रेट लिखा। अब हमसे बोलता है कि CCl4 में ये हुआ है ना, ये तो आपसे बोल रहा है कि ये कह रहा है आपको स्टडी करने के बाद में ये दिया हुआ है कि इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना बताओ, 2 पॉइंट, इनिशियल कंसंट्रेशन किसका बताओ, N2O5 का, N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बताओ, ये मेरे पास में 2.33, ठीक है, मोल पर लीटर है। आफ्टर 184 मिनट, 184 मिनट के बाद इट इज रिड्यूस टू इतना। तो जो इसी का कंसंट्रेशन जो है N2O5 का 184 मिनट के बाद में कितना हो गया बताओ, 2.08 हो गया, ठीक है ना, मोलर पर सेकंड में लिख दे रहा हूं, मोलर पर सेकंड में लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है मोल पर लीटर, ठीक है ना, सेकंड थोड़ी है, रेट थोड़ी है, ये तो हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। आफ्टर 184 है ना मिनट रिड्यूस हो गया इतना, द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये आपको दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर। देखो, घंटे में, मिनट में और सेकंड में, तीनों यूनिट में आपको कैलकुलेट करना है इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान 184 मिनट के अंदर NO2 ये जो बना है इसका भी पता करना है, लेकिन उससे पहले हमें रेट पता करना है। तो देखो आप लोग रेट, एवरेज रेट क्या लिखोगे बताओ, माइनस N2O5 का, देखो ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही है, और हम लोग यहाँ पर देखो क्या ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसका कंसंट्रेशन फाइनल कौन है, ये वाला है फाइनल 2.08 माइनस में से माइनस करना पड़ेगा किसको, इसको 2.33 को, ठीक है ना, ये कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। और अपॉन में तो क्या है, टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी वो कितना, 184 मिनट माइनस ये, ठीक है ना, 184 में से माइनस क्यों किया मैंने, फाइनल टाइम T2 था, ठीक है, 184, और में से इनिशियल टाइम जो है वो क्या है हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो ध्यान से देखने पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस ये हो गया, अगर इसे हम लोग माइनस करें 2.33 में से 2.08 माइनस कर दो, कितना है बताओ, 5 आ जाएगा, ठीक है ना, तो कितना बचा 2, और यहाँ कुछ नहीं, तो 0.25 आएगा। अच्छा, ये क्योंकि छोटे वाले नंबर में से आप बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलता, और वो नेगेटिव मिलकर के इसको प्लस कर देता, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही प्लस कर रहा हूँ 0.25, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, 184, ठीक है। अब आप इसको ना देखो, अब आप इसको ना सॉल्व कर सकते हो, हटाओ नीचे लगाओ 100, 1/4 कर लो, है ना, 4 कर लिया, तो कितना आ गया बताओ, 1/16, 1/736 ना, आप इसको डिवाइड कर लेना, आपको एग्जैक्ट आंसर जो है वो
मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। ये क्या बताओ, ये आपका है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 1/7.736, ठीक है ना। ये हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमसे बोलता है कि आप इसके लिए क्या बताओ, आप इसके लिए, अच्छा ये किस में आएगा, ये आपका आएगा मोलर पर मिनट में, मोलर पर मिनट में, ठीक है ना। अगर सेकंड में निकालना है, आवर में निकालना है, तो इसको 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और 60 से कर दो मल्टीप्लाई तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको करना होता है। अब आपका आता है ये NO2 का रेट क्या होगा, ठीक है। मैं ओनली मिनट में निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप घंटे में, सेकंड में, सब में निकाल सकते हो। अगर आपको घंटे में निकालना है तो 184 को 60 से भाग कर दो, घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड में निकालना है तो 184 को 60 से गुना कर दो, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो 184, ठीक है, 180 नहीं 184। देखो अब हमसे बोल रहा है आप बताओ मेरे को कि NO2 का प्रोडक्शन, ये आपको पता करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपको पता करना है, ये आपने पता कर लिया, ठीक है। अब आपको ये पता करना है इसकी हेल्प से, तो आपको रेट मिल गया। अब आप यहाँ पर रेट यूज कर सकते हो। तो इसका रेट कितना है, देखो ध्यान से, 1/736 है, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको तो इसका रेट आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर 4 है ना। तो हम इस 4 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 4/736 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। ये क्या हमारा प्रोडक्शन, यानी कि आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन पता करना था, NO2 का प्रोडक्शन का रेट क्या था ना, तो वो हम लोग जो है वो यहां से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 अपॉन कितना 184 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा इसका, ठीक है ना, NO2 अपॉन dt, ठीक है। इस तरह से आप लोग ना कंसंट्रेशन है वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे बहुत ज्यादा इजीली, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप 1 को इसे डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा उसका कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तुरंत ही मिलेगा। कॉपी करो फटाफट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, और इसको सॉल्व करने के बाद में आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए अपने आप से, ठीक है। देखो ठीक है ना, तो ये आप लोग ना खुद ही सॉल्व करना, ठीक है ना, इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। देखो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें जरूर से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंडेक्स का ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। ये आपको, ये मैंने आप पर छोड़ दिया। इसके बाद में आपके पास में आता है बेहतरीन टॉपिक, उसका नाम है साथियों रेट लॉ, ठीक है ना, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, देखो रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ये एक्चुअली होता क्या है, देखो ना, ये सभी चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा डिटेल में। हेडिंग एरो नोट्स आप सभी बनाते रहो लगातार, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। एक ही वीडियो में मैं पूरा खत्म करूंगा चैप्टर। चलो, तो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्चुअल में क्या होता है, देखो सुनो मेरी बात। कहता है कि ना, अभी तक आप जब रेट लिख रहे थे, आप जब अभी रेट लिख रहे थे, तो आप यहां पे डेल्टा आर यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम लिख रहे थे, और साथ में आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में चेंज, ठीक है ना, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम लिख रहे थे, है ना। देखो इसमें क्या है, ये हमारा रेट है, तो रेट में हमारा कौन आ रहा है, रिएक्टेंट भी आ रहा है और कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट भी आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट का भी आ रहा है इसमें कंसंट्रेशन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जब हम किसी रिएक्शन की रेट, ध्यान सुनना, जब हम किसी रिएक्शन की रेट केवल रिएक्टेंट के लिए एक्सप्रेस करेंगे, तो हम उसको ही बोलेंगे रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हम लोग बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो याद रखो रेट लॉ तो, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन, ठीक है ना। तो रेट इक्वेशन भी कह लेते हैं इसको हम लोग, और रेट एक्सप्रेशन भी कह लेते हैं, या फिर रेट लॉ। तो इसका 3 नाम है साथियों, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट कांस्टेंट तो भी आगे आएगा, है ना, रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन। आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अब लोग नहीं लेंगे हम लोग, ठीक
ठीक है। हम लोग ओनली अब जो रिएक्टेंट को लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट ही जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है अच्छे से। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज विद टाइम, वही करता है अच्छे से डिफाइन। तो हमारा जो रेट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर मान लो अगर कोई एक रिएक्शन है, ए से ए बन रहा है प्लस बी बी बन रहा है ना, और यहां पर सी जो है सी बन रहा है और साथ में डी डी बन रहा है, तो अगर हम इसके लिए जो रेट लिखेंगे, बताओ क्या लिखे, रेट लिखे, रेट, रेट है ना, तो ये रेट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर वाई। ठीक है, देखो ये क्या हमारा, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम किसी रिएक्शन इसके लिए जो है वो रेट ऐसे लिखेंगे, यानी कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि जो ये है इसमें रिएक्टेंट उसकी पावर सम, सम यानी कि वाई और एक्स, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, एक्स वाई, एक्स एंड वाई में बी इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नॉट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, और नॉट मतलब इक्वल होगा भी नहीं भी, किस केस में इक्वल होगा वो हमारा आगे टॉपिक है, ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, तो हमें फिलहाल यहां पर ये ध्यान रखना है कि रेट एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का ही, ठीक है, लेकिन किसमें, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ, हम उसे बोलेंगे रेट लॉ। और रेट लॉ को हम लोग रेट इक्वेशन भी कह लेते हैं, क्योंकि ना ये एक इक्वेशन ही बनता है। अब हम जब यहां से क्या करते हैं, रेट लिखते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके आप सभी जानते हैं एक कांस्टेंट आता है, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट के लगाएंगे और यहाँ पर a की पावर x लिखेंगे और b की पावर y लिखेंगे। ठीक है, तो रेट इक्वल टू के ए टू द पावर x b रेज टू द पावर y। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देखिए कि ये जो आपका रेट भाई साहब है, ठीक है ना, ये जो आपका रेट भाई साहब है इसमें एक के आ रहा है, ठीक है ना, ये क्या हमारा इसमें देखो, ये है प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट है भाई साहब, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट हमारा कौन होता है, ये होता है, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं रेट लॉ, ठीक है, क्या बोलते हैं बताओ, रेट लॉ बोलते हैं, या फिर आप इसे रेट इक्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है ना, हाँ, या फिर आप इसे रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, रेट एक्सप्रेशन भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात ये हो गया, अब इसमें आपको एक चीज और ये देखना है कि जो रेट भाई साहब है इसे आप माइनस डी आर अपॉन डी टी करके भी लिख सकते हैं, तो डिफरेंशियल बोलेंगे इसको, तो के हो गया इसमें a टू द पावर x और b रेज टू द पावर y, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये इक्वेशन का फॉर्म जो है इसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, हम इसे बोलते हैं डिफरेंशियल, दिस इक्वेशन इज नॉन एज डिफरेंशियल रेट लॉ, है ना, डिफरेंशियल रेट लॉ, हम इसे डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ कह लीजिए, या फिर आप इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं ना, हम क्योंकि हम इसको रेट इक्वेशन भी कहते हैं, देखो ध्यान से, तो डिफरेंशियल फॉर्म में बोलेगा तो आप ये लिखेंगे, ठीक है ना, सपोज दैट कि हमको इसने एक रिएक्शन दिया, ठीक है, क्या दिया हमको इसने एक रिएक्शन दिया, हमको इसने बोला गया कि एच आई इज इक्वल टू जो है वो H2 प्लस I2 बन रहा है, ठीक है, यहाँ 2 लगा देंगे, तो इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना है या फिर आपको इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो, तो डी आर अपॉन डी टी डिफरेंशियल रेट लॉ बोलेंगे इसको, या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलेंगे, या फिर डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे, आप कुछ भी कह सकते हो। तो तो यहां पर क्या आएगा बताओ, यहां के आता है
और यहां पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर x। ठीक है, तो अच्छा ये दो यहां पे नहीं लगाना, ठीक है ना, क्योंकि ये x और ये दो इक्वल तब होता है जब ये हमको कहेगा एक रिएक्शन होता है, हम उसे बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो पावर x है और y है रेट लॉ के अंदर, ये इक्वल स्टोइकियोमेट्री के नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक स्पेशल केस में इक्वल होते हैं जब आपको ये कह देगा कि जो रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर है यानी कि ये जो रिएक्शन है एक ही स्टेप में खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए, कॉपी करो कवर से, और कॉपी आपको जरूर करना चाहिए और आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, लिखो फटाफट से। तो जब हम लोग रेट लॉ पढ़ लेते हैं तो रेट लॉ पढ़ने के बाद में हमारे पास देखो एक्चुअली साथी आता क्या है बच्चों, है ना, कि ये जो आप इस टाइप का इक्वेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन ए बी के लिए, है ना, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट ए बी होगा, तो रेट लॉ हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेट लॉ एक्चुअल में क्या होता है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक एक्सप्रेशन। देखो इस डेफिनेशन को आप लोग ध्यान रखेंगे, रेट लॉ डिफाइन करने के लिए अगर पेपर में आ जाता है तो आप ये एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है, लाइन है, वो आप सभी याद रखेंगे। ये मैं आपसे फिर कहता हूं एक बार, ठीक है ना। देखो कहता है रेट एक्सप्रेशन होता है जिसमें रिएक्शन का रेट में टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू द सम पावर, है ना। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की सम पावर रेज होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ पावर होती है, which may or may not be same as the stoichiometry coefficient of the reacting species in balance chemical equation। ये वही कहना चाह रहा है कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो एक्स वाई है, यानी कि जो सम पावर एक्स है ना, सम पावर जो रेज्ड है कंसंट्रेशन पे, किस पर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद each term raised to some पावर। तो ये सम पावर इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या, देखो यहाँ पर एक मेरे पास एक रिएक्शन है NO2 सॉरी 2NO2 और NO2। अगर इसके लिए मुझे बोला कि आप रेट लॉ लिखो, तो हम लोग रेट लॉ क्या लिखेंगे, देखो रेट लॉ में लिखूंगा इसके लिए कि NO पावर x, ठीक है ना, बस, और यहां पर साथ में क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे और इसकी पावर y। तो x और y जो होगा ये कुछ न कुछ वैल्यू होगा, इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही केवल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप सभी पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज हम लोग यहाँ पर ना, आपको मैं इसमें एक चीज और लिखना चाहूंगा, है ना, आपको याद होना चाहिए ना रेट लॉ, उसमें हमें एनसीईआरटी की एक लाइन और देखनी है, कौन सी, ये वाली, देखो ध्यान से, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है ना। देखो आपको ना ये लाइन जो है वो थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, देखो यह एक लाइन लिखी है बहुत ही अच्छी सी, जो आपको देखना ही चाहिए कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देख लो और देखने के बाद आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसका रेट लॉ क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि आप किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको उसको एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, यानी थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यानी कि थ्योरेटिकली आप उसे नहीं कर सकते, बट एक्सपेरिमेंटली आप किसी भी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हो, उससे डिटरमाइन कर सकते हो। ये बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा होता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम बताओ क्या है, उस टॉपिक का नाम है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आप लोग पहुंच चुके हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एनसीईआरटी कहती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो आपको इस लाइन को पढ़ करके पता चल जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे बेहतरीन सा और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या बोलता है कि ये जो आपका रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वल टू क्या लिखा है बताओ, के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, इस दोनों को सम कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा, उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे।
तो क्या बोलता है, सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उसका सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है आपका, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इवन अ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल, ठीक है। तो ऑर्डर जो होगा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। तुमको देखो ना, अगर कोई रिएक्शन मान लो है और वो 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका मतलब कि इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। यानी कि इस, मैं देखो ऐसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, आप उसका रेट लिखते हो, रेट है ना, आप उसका रेट लिखते हो। तो रेट में मानो यहाँ पर के आ गया और यहाँ पर केवल एक ही स्पीशीज ए है और यहाँ पर क्या है, उसकी पावर एक्स है। अगर एक्स हम लोग 0 कर देंगे तो क्या होगा, ओनली के आएगा। यानी कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा अगर आपका रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है ये। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जमाना है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी हो पाएगी आपकी जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे केमिस्ट्री में। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी लाइन टू लाइन, और वो पढ़ करके ये आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों को इसलिए कि क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होते। तो जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप ऑप्शन करेक्ट सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको देखने को ऐसे मिलते हैं कि आपस में जुड़वा तिड़वा चौरवा भाई है वो, ठीक है ना। और उन भाइयों को पहचानने के लिए आपको एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, और वो तब पता होगा आपको जब आप थ्योरी को जो है बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। चलिए पढ़ते आगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता चल गया कि एक्चुअल में होता क्या है। अब बारी आती है कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। जो आपके एनसीईआरटी है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए क्वेश्चन की। देखो ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन बढ़िया सा। क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन हमसे कहता है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। देखो आपको इसमें दिया हुआ है एक रिएक्शन, यहाँ पर रेट कितना है बताओ। रेट जो इसमें आपको दिया हुआ है वो k है इंटू ए टू द पावर 1/2 b टू द पावर 3/2। देखो ये पावर आपको दिया जाएगा। ये जो पावर होते हैं इन्हें हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे थ्योरेटिकल या किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन में दिया जाएगा, या फिर अगर नहीं दिया गया है तो आपको बोल देगा वो कि इसकी ना ऑर्डर इतनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग कैसे निकालेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन जो वो 1 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है मल्टीपल चॉइस में, कि आपको एक ऐसा रेट एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको ऑर्डर ऑफ पूछा होगा रिएक्शन का। तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं कि इसकी पावर को ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 3/2, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, ठीक है, 1/2 प्लस 3/2 ना, ये आपको ऐसे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 और 1 4/2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड है, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो हम लोग इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप इसे कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों की ना आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्या, थोड़ा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर बी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर बी का, कमेंट में करके आंसर जरूर बताएं, ठीक है ना। बढ़ते आगे। अब इसके बाद में एक बेहतरीन जो टॉपिक आपका आता है उसका नाम क्या है, देखो उसका नाम आता है मोलेकुलरिटी या एलिमेंट्री, अच्छा रिएक्शन के टाइप्स ना, ये आपको जानना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की आपको देखने को मिलेगा, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि भाई साहब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। देखो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आपको की पॉइंट है, आपको लिखना चाहिए, नोट्स में लिख लो। देखो अब हमसे बोलता है कि अब व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड मैकेनिज्म। देखो मान लो कि मेरे पास कोई ए से जो है ना वो डी बन रहा है, ठीक है। तो जब ए से डी बन रहा है तो पहले ए से बी बना होगा, ठीक है, फिर बी से क्या सी बना होगा, फिर सी से क्या डी बना होगा। तो ए से डी बना होगा कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें देखो 1 2 3, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। तो ये जो रिएक्शन है टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। तो ये कई सारे स्टेप में जब होते हैं कोई रिएक्शन कंप्लीट तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो कई सारे स्टेप में होते हैं कंप्लीट, मोर देन वन स्टेप, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और ईच स्टेप जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
ठीक है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लोग जब लिखते हो तो आपको केवल एक फाइनल रिएक्शन ही लिखना होता है, लेकिन जब आप मैकेनिज्म लिखते हो किसी रिएक्शन की तो उसमें कई सारे स्टेप जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मान लो कि ए से अगर डी बन रहा है तो पहले ए से बी बना होगा, फिर बी से सी बना होगा, फिर सी से डी बना होगा, तो ये आपस में इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ए से डी आपका बच गया। ठीक है ना। तो ये क्या हमारा ईच स्टेप को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें आपका आता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जो एक स्टेप में होते हैं कंप्लीट, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो 2 या 3 स्टेप में होते हैं कंप्लीट, मोर देन सिंगल स्टेप आप इसे कह सकते हो, उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आपका आता है वो आता है कौन, हाँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप सब जानते हैं कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। रेट का फॉर्मूला आपका होता है के, है ना, a टू द पावर x और b टू द पावर y। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, आपको k करना है कैलकुलेट, है ना। तो k की वैल्यू तो क्या आएगी, तो k इक्वल टू आपका इसमें आ जाएगा k इक्वल टू रेट अपॉन a टू द पावर x b टू द पावर y। ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया ना पूरा कंप्लीट, चलो बढ़िया है। देखो ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, देखो अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी बताओ, k इक्वल टू इसकी हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू जो n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर n हो, मुझे रेट कांस्टेंट की पता करनी है यूनिट। देखो अच्छा ये आपको दिख रहा है ना, वैसे नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना, ये आपको दिख जाएगा, देखो ना बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। देखो तो किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो तो k इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखा रेट जो है लिखा हुआ दिख रहा है a टू द पावर x और b टू द पावर y, यानी इसका जो कंसंट्रेशन वो कितना बताओ, हाँ a और b है। तो हम लोग यहाँ पर ये लेट करके चल रहे हैं कि x प्लस y जो है, x प्लस y जो है वो क्या हमारा, हाँ यूनिट हमारा होगा। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट अपॉन कंसंट्रेशन है a और b। ठीक है, हमसे a ही मान लेते हैं, उसकी पावर n है। बताओ k इक्वल टू रेट की यूनिट आपने क्या लिखी थी, बताओ। देखो रेट की आपने लिखी थी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसके ऊपर हमने पावर n लगाया हुआ है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n हमने लेट कर लिया है। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, ऊपर क्या है मोल पर लीटर पर सेकंड, यहां पर क्या है मोल पर लीटर, तो इसको हम लोग फर्दर ऐसे लिख पाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन में क्या है बताओ, मोल टू द पावर n और लीटर पावर माइनस n। ठीक है। अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो ध्यान से ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे ऊपर, तो ऊपर देखो क्या है, ऊपर मोल पर लीटर पर सेकंड पहले से ही है, ये मोल टू द पावर n है, मोल की पावर n है, तो मोल की पावर ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा। ठीक है ना। जो नीचे लीटर पे माइनस n है वो पावर n प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ नहीं, बस सॉल्व कर लो इसको। तो देखो यहाँ भी मोल की पावर कितना है, माइनस है, यहाँ कितना है, 1 है। तो मोल की पावर देखो, जब ये दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मोल और मोल बेस सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसका पावर जो है ना वो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 1 है और -1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर लीटर क्या है, -1 है, यहाँ पर n है, तो n -1 हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड एज इट इज रह जाएगा। तो कोई भी n ऑर्डर का अगर रिएक्शन है तो आप उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर लोगे विद इन अ सेकंड। ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया क्या बताओ, हाँ हमने निकाल लिया मोल 1 माइनस n, उसकी पावर हो जाएगी लीटर n -1 और पर सेकंड। किसी ने मुझसे कहा कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 0 है, तो 0 ऑर्डर के लिए बताओ k की यूनिट क्या होगी। तो देखो 0 रखो n की वैल्यू, तो मोल बन जाएगा, पर लीटर बन जाएगा, और ये पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है ना। किसी ने मुझसे बोला कि ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो 1 है, सिंगल ऑर्डर, यानी कि 1 ऑर्डर का अगर कोई रिएक्शन है तो आप उसका बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो मैं k की क्या लिखूंगा, पर सेकंड लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा 0 हो जाएगा, 1 लिखूंगा 0 हो जाएगा, मोल पर लीटर खत्म हो जाएगा, ओनली पर सेकंड बचेगा। किसी ने मुझसे कहा n इक्वल टू 2 है, 2 ऑर्डर का बताओ क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का बताओ यूनिट क्या होगी k की, आप खुद निकालना। मुझे किसी ने कहा फोर्थ ऑर्डर n इक्वल टू, चलो फिफ्थ,
फिफ्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बताओ क्या होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो 5 आप यहाँ पे रख दो, तो मोल टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा देखो, मोल टू द सॉरी पर लीटर की पावर कितनी आएगी, एल 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो है ये -4 आएगा, माइनस यहाँ नहीं -4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और ये आपकी पर सेकंड हो जाएगी। ये हो गई 4 के लिए ऑर्डर के लिए, है ना। तो आप किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो है ना यूनिट निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए बेहतरीन टॉपिक था आपका ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चा पार्टी। देखो मोलिकुलरिटी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। मोलिकुलरिटी देखो ना, बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट सा ना ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोलिकुलरिटी आप लोग क्या समझते हो कि हाउ मेनी एटम या मोलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट की साइड कितनी है उसमें, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल, या सिंपली आप कह सकते हो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, उसको हम लोग कहते हैं उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी। यानी कि साफ साफ उसमें मेंशन है आपके इसमें एनसीईआरटी में कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, वो स्पीशीज आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर मोलिक्यूल भी हो सकता है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मतलब कि एक सिंगल स्टेप में जो होता है रिएक्शन, उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। विच मस्ट collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction, ठीक है ना। देखो यानी कि मान लो मेरे पास कोई एक ए स्पीशीज है, एक बी स्पीशीज है, ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ देखो यहाँ दो स्टेज है, आगे चलकर हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास एक कोलिजन थ्योरी होता है, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, कोलिजन थ्योरी होता है। तो कोलिजन थ्योरी हम सभी जानते हैं ना, कोलिजन थ्योरी में एक्चुअली में क्या होता है कि एक ए होता है स्पीशीज, एक होता है बी स्पीशीज, ये आपस में कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं बताओ, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके आपस में करके कोलिजन, इसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, जिससे क्या होता है कि आपका सी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो कितने जो मोलिक्यूल या एटम है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोलिजन में, वो हमारा कहलाएगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं नंबर में, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो एनसीईआरटी में अलग अलग ना इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आप लोग ना कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, ठीक है ना। देखो ये अब यहां पर आपके पास क्या है, एक अलग अलग ना रिएक्शन देखो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखो, क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी ही एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसमें हम लोग अभी और देखेंगे, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरे पास इसमें एक रिएक्शन देखो ये रहा, ठीक है ना। देखो अब हमसे इसमें क्या कह रहा है, देखो हमसे इसमें कह रहा है ये कि NH4NO2, तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो कितनी होगी बताओ। देखो इस रिएक्शन के अंदर NH4NO2 है, तो इसमें केवल एक ही तो स्पीशीज है कि नहीं, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, मोलिकुलरिटी एक हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर कोई रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी एक है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन यहां तो ध्यान से H2HI वाले में है ना, 2HI वाले में क्या है कि यहां पर HI के दो मोलिक्यूल हैं, है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो HI के मोलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमको H2 और I2 दे रहे हैं एज ए प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या होगा, इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी स्टूडेंट्स, वो इसकी हो जाएगी 2, और ऐसे रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी 2 होती है उसे हम लोग बोलते हैं बाई मोलिकुलर, ठीक है ना, रिएक्शन हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये कि दो स्टेप में कंप्लीट होगा रिएक्शन, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली कोलिजन होता है बिटवीन टू वो स्पीशीज है ना, दो स्पीशीज के बीच में क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे बाई मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है।
अब क्या हुआ इसमें, ट्राई मोलिकुलर, 3 मोलिक्यूल हो गया। अच्छा तुम लोग ये सोच रहे होंगे ना कि बाई में तो चलो 2 मोलिक्यूल है, आपस में कर गया कोलिजन, हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक मोलिकुलरिटी की स्पीशीज का रिएक्शन है तो उसमें अकेला कैसे टकराएगा, तो वो वाइब्रेट करके खुद को ब्रेक करता है, ठीक है ना। उसके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी आ जाती है कि वो वाइब्रेशन से क्या होता है, खुद को ब्रेक करता है, ठीक है ना। चलो ट्राई मोलिकुलर या टर्मोमोलिकुलर रिएक्शन, इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 होती है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो मोलिकुलरिटी कितने होता है, 3 होती है। यहां पर 3 क्यों है, 2 NO स्पीशीज हो गया और एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल हो गया, उसे हम लोग बोलेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 हो गया, ठीक है ना। तो ट्राई मोलिकुलर है ना। अच्छा अगर 3 मोलिक्यूल से ज्यादा हो गया किसी में तो हम उसे बोल देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि अगर 2 मोलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो वो अच्छे से कोलिजन कर पाएंगे और वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। लेकिन ऐसा कोई मोलिक्यूल जिसमें मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें 3 मोलिक्यूल कोलाइड कर रहा है और वहां पे रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे आपको बहुत ही कम रिएक्शन देखने को मिलेंगे जिसमें 3 मोलिकुलरिटी होगी। यानी 3 मोलिकुलरिटी वाला रिएक्शन आपको रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है साथियों। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको जानना भी चाहिए। तो वेरी स्मॉल, वेरी यानी बहुत कम आपको मिलेंगे देखने को। हेंस रिएक्शन विद द मोलिकुलरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड, है बहुत स्लो होता है ये रिएक्शन, ठीक है ना। यानी हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं, it is therefore evident that complex reaction involving more than 3 molecule in stoichiometry equation must take place in more than one step। यानी कि अगर 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी की कोई रिएक्शन है तो ये पक्की बात है कि वो जो रिएक्शन है 3 से ज्यादा स्टेप में होंगे, ठीक है ना। मोर देन सॉरी 1 स्टेप, मोर देन 1 स्टेप यानी कि एक स्टेप से अधिक में होंगे, पक्का पक्के बात, ठीक है। अब देखो आप यहां पर देखो, ये देखो KClO3 है और यहां पे FeSO4 है प्लस 3H2SO4 है, 3 6 कितना हो गया 9 और 1 10। इसकी जो मोलिकुलरिटी है रिएक्शन की मोलिकुलरिटी वो कितनी हो गई बताओ, वो हमारी 10 हो गई, ठीक है ना। इसकी ये बहुत ही रेयरली देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। 10th ऑर्डर ऑफ, ठीक है, 10th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अब बताओ उसमें अगर 10th इसमें है तो ये क्या होगा, दिस सो दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप। तो ये जो रिएक्शन होगी कई सारे स्टेप में होंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं, उससे हम लोग बात करेंगे। आप इस नोट्स को लिखो, शॉर्ट नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स अगर आप नहीं लिखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी रिवीजन करने में ना, कॉपी करो पेपर से। तो ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए कि मोलिकुलरिटी क्या होता है किसी भी रिएक्शन की और कैसे होता है कैलकुलेट, ठीक है ना। तो अब तुमने ये सीख लिया कि अगर 3 या 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी की कोई भी रिएक्शन है तो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होगा वो रिएक्शन। 2 स्टेप में हो सकता है, 3 स्टेप में हो सकता है, 4 स्टेप में हो सकता है, और हर एक स्टेप की अपनी अपनी अलग अलग रेट होती है, ठीक है ना। ईच स्टेप of complex reaction has own rate of reaction, ठीक है ना। अलग अलग स्टेप की अलग अलग अपनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी और जिस स्टेप की रेट स्लो होगा वही उस केमिकल रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है जो कि मैं अब नेक्स्ट आपको समझाने जा रहा हूं इसी टॉपिक में, ठीक है। देखो यहां से भाई कई सारे स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है ना, कई स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसकी बात यहां पर होगी, ठीक है ना। देखो यहां पर मैं आपको ना बताना चाह रहा हूं, देखो तो ये हमारा यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है ना। देखो यहां पर मैं तुम्हें वही तो एक्सप्लेन कर रहा था, एनसीईआरटी लाइन बहुत बड़ी साफ है और बहुत अच्छी है, हमको एनसीईआरटी हमेशा पढ़नी चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि दिस शो दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस सेवरल स्टेप। जो अभी था ना 10 ऑर्डर का रिएक्शन वो कई सारे स्टेप में होगा, उस कई सारे स्टेप में विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा स्टेप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन।
हमें उस क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा कि भाई अगर कोई रिएक्शन कई सारे स्टेप में हो रहा है कंप्लीट, तो कौन सा स्टेप जो होगा उस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला है, वो हमें मैकेनिज्म से ही पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना भाई, देखो यहाँ पर ना एक अच्छा सा वो दिया हुआ है एग्जाम्पल कि आप कैसे समझ सकते हो। एनसीईआरटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल चांस टू विन द रिले रेस competition by a team depend upon the slowest person in the team। अब सुनो, वही हमसे बोलता है कि आप अगर कोई रेस दौड़ रहे हो, आप अगर किसी रेस में हो, तो आप उस रेस में कैसे जाओगे, कैसे जीतोगे। अब मान लो 10 बच्चों का रेस है, एक क्लास है, तो जो सबसे स्लो दौड़ेगा वो पीछे रह जाएगा। यानी किसी रिले रेस के अंदर जो पर्सन सबसे स्लो होगा, उस टीम की जीत उसी पे डिपेंड होगी। अगर वो तेज दौड़ेगा तो उसकी टीम जीत जाएगी, अगर वो रेस मंदा दौड़ेगा तो वो हार जाएगी। एक पर्सन के तेज दौड़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे आपका मैच होता है क्रिकेट मैच, एक साहब तो सेंचुरी मार गए, एक साहब बाकी जीरो पे आउट हो गए, तो टीम क्या होगा, सबके मिलाकर के जीतेगा ना एक साथ। ऐसे क्या होता है, तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी से क्या होता है, रेट डिटरमाइन होता है किसी रिएक्शन का। तो आपको एक लाइन याद करना है जो पेपर में आता है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द स्लोवेस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, द ओवर यहां से ये आपको ध्यान रखना, द overall rate of reaction is controlled by the slowest step in a reaction called the rate determining step। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अलग अलग आपको ना इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, वो आप लोग ना इंटरनेट में पढ़ सकते हो, आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है ना, आगे से हमसे बोलता है कि भाई साहब ये क्वेश्चन है, आप इसे करके देखिए जरूर। अच्छा, इसमें ना एक चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंक्लूड दैट, ये कुछ पॉइंट है ना जो हमने यहां से सीखा है अभी तक, तो ये हमको केमिकल काइनेटिक्स में पता होना चाहिए। देखो ये सारी चीजें, ठीक है, तो यहां पर देखो सिंपल सी बातें लिखी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, ताकि आपको पता होना चाहिए। देखो कहता है 10 फ्रॉम द डिस्कशन टिल नाउ, अभी तक जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा, वो हमने क्या सीखा कि केमिकल काइनेटिक्स हमको किन किन बातों पे जोर देने के लिए कहता है। पहली बात कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी, यानी कि आप किसी भी ऑर्डर की जो रिएक्शन है ना, किसी भी रिएक्शन की जो ऑर्डर है, आप उसे कैलकुलेट कर पाएंगे केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली। वो आपका जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मोलेकुलरिटी जो होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। यानी कि आपको यहां पर ध्यान रखना होगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर मत कहना मैंने आपको बताया नहीं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये आपका। आज डेट कितना है बताओ, आज आपका डेट है 12 दिसंबर 2024 को मैं ये बातें बता रहा हूं, और ये आपको पता होना चाहिए कि मोलेकुलरिटी जो होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, और वो कभी इंटीजर भी नहीं होगी, यानी कि वो हमेशा 1 2 3 4 5 होगी, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मोलेकुलरिटी उसकी नहीं हो सकती। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए ऑर्डर जो इसका होगा एलिमेंट्री का जो होगा, हाँ ये आपको ध्यान रखना है एप्लीकेबल ऑर्डर। सुनो, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, देखो अभी ना हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो रेट इक्वल टू क्या था बताओ, यहाँ पर क्या था, रेट कांस्टेंट के था, तो रेट कांस्टेंट क्या था, ए की पावर यहाँ पर क्या था एक्स था, और यहाँ बी पावर कितना था बताओ वाई था। तो अगर कोई रिएक्शन मान लो ए है और यहाँ पर मेरे पास बी, इसका ये हो गया, यहाँ पर क्या बना, प्रोडक्ट बना, और अगर हमको इसमें ये बोल दिया कि भाई साहब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, एलिमेंट्री के अंदर जो होगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भाई साहब है ना, ये इसके इक्वल हो जाते हैं, किसके, एक्स वाई के। तो x इक्वल टू ए हो जाएगा और y इक्वल टू बी हो जाएगा, और ये केवल और केवल आपको एलिमेंट्री रिएक्शन में ही ऐसा देगा वो, ठीक है ना। ऑप्शन ध्यान से देखो इधर, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए होगा।
वेयर एज मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर जो मोलिकुलरिटी होता है वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको ना ये ध्यान रखना है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप। किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन उसकी बात होगी तो उसका ऑर्डर जो होता है हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमाइन होता है, और मोलिकुलरिटी जो होती है वो स्लोवेस्ट स्टेप की सेम होगी, ऑर्डर जो होगी उस रिएक्शन की, ठीक है ना, बिल्कुल मोलिकुलरिटी और ऑर्डर बिल्कुल सेम सेम होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो वो एलिमेंट्री स्टेप की बात कर रहा है उस केस में, ठीक है। तो ये आपको 1 2 3 पॉइंट जो है ना ये आपको डिफरेंस बता रहा है ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पेपर में आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास जो बेहतरीन टॉपिक आपका है वो आपका आ जाता है साथियों, मतलब कौन सा, हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, है ना, ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ।